आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आरामदायक हो? लेकिन आपको अपने जॉब से क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत थोड़ा सा फ्री टाइम। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप बेहतर रिलेशनशिप्स और एक रिवॉर्डिंग करियर बना सकते हैं? इस समरी में फेमस लोगों के कुछ सीक्रेट्स शेयर किए हैं और बताया गया है कि इन लोगों ने कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अच्छे दोस्त बनाना और दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स के यूज़ से आप दूसरों से बातचीत के तरीके को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि ऑफिस में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें, जो आपको किसी भी चिंता और थकान से निकलने में हेल्प करेगा। आप ये भी समझेंगे कि कौन सी सिंपल वर्किंग हैबिट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आपके बोझ को कम कर सकती हैं। इस बुक में डेल कार्नेगी की कुछ बेस्ट सेलिंग बुक्स जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के कुछ चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। ये समरी आपको ज़िंदगी के मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने और खुशी और सेटिस्फैक्शन अचीव करने की सिंपल टेक्निक्स भी सिखाएगी। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि लोग उसे पसंद करें, इसलिए हम लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सच्ची हो और वो लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हम दूसरों को अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों से हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट, हॉबीज़ और काम के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बारे में बात करना बड़ी गलती है। हम इंसान खुद को इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। हमें हर बात में दूसरे लोगों का अप्रूवल और रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, तो हमें खुद के बारे में बात करने के बजाय उनके बारे में बात करनी होगी। हमें ईमानदार होकर दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, लेकिन हमारा गोल इसके बदले में कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा तारीफ के कुछ शब्द किसी इंसान को खुश फील करा सकते हैं। अगर हम दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेंगे, तो उन्हें फील होगा कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में बता सकें। सबकॉन्शियसली वो आपसे कनेक्टेड फील करने लगेंगे। इसलिए हमेशा लोगों को ये दिखाइए कि आप उनकी किसी एक खास क्वालिटी को पसंद करते हैं। उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, लेकिन चापलूसी और झूठी बात न करें। दूसरे इंसान को समझने की सच्ची कोशिश करें। एक बार की बात है, इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस की लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पोस्ट ऑफिस का क्लर्क अपने बार बार रिपीट किए जाने वाले काम से बोर हो गया था। कार्नेगी उसे बेटर फील कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस क्लर्क की कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है। जब कार्नेगी की बारी आई, तो उन्होंने क्लर्क के सुंदर बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसे सुनकर क्लर्क खुश हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ लोग सोचेंगे कि कार्नेगी ने क्लर्क की चापलूसी की ताकि वो अपना काम जल्दी से निकलवा सके, लेकिन कार्नेगी ने बताया कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सच में इस छोटी सी बात से क्लर्क को खुश करना चाहते थे। एक छोटी सी बात ने क्लर्क को इम्पोर्टेंट फील कराया। कार्नेगी का कहना था कि जो लोग झूठे और सेल्फिश होते हैं, वो आगे जाकर फेल हो जाते हैं। फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने हजारों सालों से इंसान के रिश्तों को ऑब्जर्व किया है, और वो सभी इस बात को मानते हैं कि हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। इसलिए दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप सिंपल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे थैंक यू और आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इन सिंपल शब्दों और जेस्चर से आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉन्टे रोसेटी नाम के एक फेमस पोएट थे। लोग उनकी पोएम को सुनना बेहद पसंद करते थे। उनके फॉलोअर्स में से एक हॉल केन नाम का एक गरीब लोहार का बेटा भी था, जो रोसेटी की पोइट्री को बहुत पसंद करता था। एक दिन केन ने रोसेटी को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने बताया कि वो उनके काम को कितना पसंद करते हैं। इस सच्ची तारीफ से रोसेटी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने केन को लंदन बुलाया और अपना सेक्रेटरी बना लिया। केन ने जल्द ही राइटिंग में अपना करियर बनाया और उसका नाम उस वक्त के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राइटर्स में शुमार हुआ। लोग अपने काम के लिए रिकॉग्निशन यानी पहचान चाहते हैं। अगर कोई उनके एफर्ट्स को नोटिस करता है, तो एप्रिसिएशन के सिंपल वर्ड्स उन्हें हिम्मत देते हैं। इसके अलावा दूसरों को अप्रिशिएट करने से हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। जॉर्ज ईस्टमन ईस्टमन कोडाक कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे।
वो एक म्यूजिक स्कूल बना रहे थे। एडमसन एक फर्नीचर कंपनी के मालिक थे। एडमसन उस स्कूल में थिएटर के लिए कुर्सियां सप्लाई करना चाहते थे। जब एडमसन ईस्टमैन से मिलने उनके ऑफिस गए तो ईस्टमैन के सेक्रेटरी ने बताया कि ईस्टमैन आज बहुत बिजी हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने एडमसन को मिलने का टाइम दे दिया और उसे 5 मिनट या उससे कम की एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा। इस दौरान एडमसन ने ईस्टमैन के ऑफिस की बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई अलग अलग तरह की लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर को नोटिस किया। एडमसन समझ गया कि इसे बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा। जब ईस्टमैन से मिले तो एडमसन ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ऑफिस में इस्तेमाल की गई अलग अलग तरह की लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर की तारीफ की। इससे इम्प्रेस होकर ईस्टमैन ने एडमसन को ऑफिस में और भी चीजें दिखाईं और अपने बचपन की कहानियां सुनाई। उन्होंने एडमसन को अपना कैमरा भी दिखाया जो उन्होंने पहली बार खरीदा था। जो मीटिंग पहले सिर्फ 5 मिनट की होने वाली थी वो कब 2 घंटे में बदल गई पता ही नहीं चला। जल्द ही ईस्टमैन ने एडमसन को कुर्सियों का ऑर्डर दिया जिसकी कुल कीमत $90,000 थी और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती सालों तक चली। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने काम में गलतियां करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को करेक्ट करें या उन्हें गाइड करें। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम उसकी गलती को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि उस टाइम हमें शांत रहना चाहिए और दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। डेल कार्नेगी की भतीजी जोसेफिन उनकी सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। वो 19 साल की थी और बिजनेस में उसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम था। भले ही आगे जाकर वो अपने काम में माहिर हो गई थी, लेकिन शुरुआत में उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। एक दिन जोसेफिन से गलती हो गई। कार्नेगी उसे क्रिटिसाइज करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने खुद को रोका और खुद के बारे में सोचने लगे। कार्नेगी को एहसास हुआ कि जोसेफिन उनसे उम्र में बहुत छोटी है और उसे बिजनेस में 1000 गुना कम एक्सपीरियंस है। तो फिर वो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी उनके जैसी ही होगी। कार्नेगी सोचने लगे कि जब वो उस उम्र के थे तो कैसे थे। उन्होंने उस उम्र के दौरान हुई सभी गलतियों को याद किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जब वो 19 साल के थे तो उनके मुकाबले में तो जोसेफिन काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इस बात का एहसास होने के बाद जब भी जोसेफिन कोई गलती करती तो कार्नेगी उसे ठीक से समझाते। वो ये कहकर उसे एनकरेज करते कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो और बेहतर करेगी। इसके अलावा वो उसे गाइड भी करते ताकि जोसेफिन वही गलती दोबारा न करे। कार्नेगी ने बताया है कि दूसरों को सुधारने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने फेलियर के बारे में बात करके उसे बता सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा। ये उसे इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। E.G. डिलिस्टॉन एक कैनेडियन इंजीनियर थे। वो अपने लेटर्स अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेट करते थे ताकि वो उन्हें टाइप कर सके। लेकिन जब ये लेटर्स उनके डेस्क पर आते तो हर पेज पर स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। डिलिस्टॉन ने फैसला किया कि वो अपनी सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एक दिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बताया कि उन्हें कुछ वर्ड्स को स्पेल करने में मुश्किल आती है, इसलिए स्पेलिंग को डबल चेक करने के लिए वो हमेशा अपने डेस्क पर एक डिक्शनरी रखते हैं। डिलिस्टॉन को यकीन नहीं था कि उनकी सेक्रेटरी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेगी या नहीं, लेकिन उस बातचीत के बाद सेक्रेटरी की स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होने लगी। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि कभी कभी तो हमें गाइडेंस देने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम खुद की गलतियों को मानेंगे तो दूसरा इंसान शायद अपना बिहेवियर खुद ही बदल ले। आपको शांत रहना चाहिए और ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि आपने कैसे गलती की। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसे ठीक कैसे किया। उस इंसान को ये खुद ही समझ आ जाएगा। जब आप खुद की गलती को मानते हैं तो ये दूसरे इंसान को दिखाता है कि गलती होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप उससे कुछ सीखें। क्लैरेंस जेरीहुसन और उसकी वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। जल्दी उनके 15 साल के बेटे डेव ने भी स्मोकिंग शुरू कर दी। क्लैरेंस अपने बेटे को बिना क्रिटिसाइज किए सुधारना चाहता था, इसलिए उसने डेव के सामने अपनी गलती को माना। उसने डेव को समझाया कि सिगरेट में निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसी वजह से उसकी खांसी बहुत बढ़ गई है। क्लैरेंस ने डेव को स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स की वार्निंग नहीं दी, बल्कि अपनी गलती की तरफ इशारा किया और बताया कि कैसे उस गलती की वजह से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था। आखिरकार डेव ने स्मोकिंग छोड़ दी, यहाँ तक कि डेव के सपोर्ट से क्लैरेंस ने भी ये बुरी आदत छोड़ दी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग अपना बिहेवियर बदलें तो आपको उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है और उन पर नेगेटिव असर डालता है। इसकी बजाय आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आप हम्बल बने रहेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपने भी कभी सेम गलती की थी। इसके अलावा ये दूसरे लोगों को बताता है कि गलती सभी से होती है
और उन्हें मोटिवेट करेगा कि कैसे अपनी गलती को ठीक किया जाए। आप उस इंसान को ये बताकर गाइड कर सकते हो कि आपने अपनी गलती से क्या सीखा और आपने ऐसा क्या किया जिससे वो गलती रिपीट ना हो। ये बात सामने वाले इंसान को इंस्पायर करेगी और सेम टेक्निक का यूज़ करके वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर पाएगा। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, यानी सहयोग करें। हम चाहते हैं कि वो हमारे ओपिनियंस को सुने। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे आइडियाज़ से सहमत हों। लेकिन ये इंसानी स्वभाव है कि हम दूसरों के मुकाबले अपने आइडिया पर कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोगों को ये लग सकता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पर थोप रहे हैं और इससे वो आपकी बात एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए आपको उन्हें कुछ सजेशंस देने चाहिए और उन्हें खुद सोचने देना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि ये आइडिया उन्होंने खुद सोचा है और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट अडोल्फ सेल्ट्स फिलाडेल्फिया के एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर थे। अडोल्फ की सेल्स टीम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और निराशा से भरी हुई थी। वो अपनी सेल्स टीम को इनकरेज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लेक्चर देने के बजाय सेल्स टीम की मीटिंग बुलाई और टीम से पूछा कि वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी टीम द्वारा बताए गए विचारों को एक ब्लैकबोर्ड पर लिखा और अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि वो उनकी सभी बातों को पूरा करेंगे जिसकी वो उनसे उम्मीद करते हैं। इसके बाद अडोल्फ ने अपनी सेल्स टीम से पूछा कि एक मैनेजर के तौर पर उन्हें अपनी टीम से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस पर टीम ने पूरे जोश से अपने आइडियाज शेयर किए और बताया कि अडोल्फ को अपनी टीम से ईमानदारी, वफादारी, टीम वर्क और इनिशिएटिव जैसी चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए। जब मीटिंग खत्म हुई तो सभी लोग जोश से भरे हुए थे। टीम मेंबर्स ने अपने लिए खुद ही एक्सपेक्टेशंस को बनाया था और इसलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो खुद की मर्जी के आइडियाज़ पर काम कर रहे थे। अडोल्फ ने कार्नेगी को बाद में बताया कि उस मीटिंग के बाद कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़ गई थी। इस बात से ये साबित होता है कि लोग उस आइडिया को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचा है। यूजीन वेसन एक स्टूडियो के लिए स्केच बेचने का काम करते थे। ये स्टूडियो कपड़े बनाने वाली कंपनी के लिए डिज़ाइन तैयार करता था। उन्होंने 3 साल तक हर हफ्ते न्यूयॉर्क के एक लीडिंग स्टाइलिस्ट को बुलाते थे और अपने डिज़ाइन दिखाते थे। वो स्टाइलिस्ट हमेशा उनके डिज़ाइन देखता था लेकिन कभी कुछ खरीदता नहीं था। 150 बार फेल होने के बाद यूजीन ने एक नया तरीका अपनाया। वो 6 अधूरे स्केच लेकर स्टाइलिस्ट के ऑफिस पहुंचे। फिर यूजीन ने स्टाइलिस्ट से ही पूछा कि वो इन स्केचेस को किस तरह डिज़ाइन करें ताकि वो उन्हें यूज़ कर सके। इस पर स्टाइलिस्ट ने उन अधूरे स्केचेस की तरफ देखा और यूजीन को स्केच वहीं छोड़कर कुछ दिन बाद आने के लिए कहा। जब यूजीन 3 दिन बाद उस स्टाइलिस्ट के ऑफिस वापस गए तो देखा कि स्टाइलिस्ट ने डिज़ाइन के लिए कुछ सजेशंस लिखे थे। यूजीन ने उन आइडियाज़ के हिसाब से स्केच तैयार किए। जब स्केच बनकर तैयार हो गए तो स्टाइलिस्ट ने सभी 6 डिज़ाइन खरीद लिए। तो ये बात साबित करती है कि अगर आप दूसरों को अपनी आइडियाज़ देने देंगे तो वो लोग आपके साथ ईजिली कोऑपरेट करेंगे। डॉक्टर एल ब्रुकलिन शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। ये हॉस्पिटल हाई क्वालिटी की एक्सरे मशीन लाना चाहती थी। कौन सी मशीन ले जाएगी, इसका फैसला डॉक्टर एल को ही करना था। इसलिए सभी मशीन कंपनी वाले उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे। हर रोज़ कोई नया सेल्समैन आता और अपनी कंपनी की मशीन के फीचर्स बताता। इस कारण डॉक्टर एल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी कंपनी की मशीन बेस्ट है। इस दौरान एक सेल्समैन ने बड़े अलग तरीके से की जिसे डॉक्टर एल उसके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हुए। उस सेल्समैन ने डॉक्टर एल को एक लेटर लिखा और बताया कि उनकी कंपनी एक नई एक्सरे मशीन बना रही है और मशीन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें डॉक्टर एल का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। इस जेस्चर से डॉक्टर एल को बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ क्योंकि इससे पहले कभी किसी कंपनी ने उनकी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मांगी थी। उन्होंने उस सेल्समैन से अपॉइंटमेंट फिक्स की और उसकी कंपनी की मशीनों से काफ़ी इम्प्रेस हुए। डॉक्टर एल ने कंपनी को वो आइडियाज़ दिए जो उनके अनुसार मशीन में होने चाहिए थे। इसके बाद फाइनली उन्होंने उस कंपनी से एक्सरे मशीन खरीदने का फैसला किया। डॉक्टर एल ये डिसीजन आसानी से इसलिए ले पाए क्योंकि उस कंपनी ने उनसे एडवाइस मांगकर उन्हें ये फील कराया था कि सारा डिसीजन अब उनकी एडवाइस पर डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने कंपनी के साथ कोऑपरेट किया। लोग आपसे ज़्यादा खुद में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने आइडियाज़ उन पर थोपने के बजाय आपको उन्हें समझदारी से कुछ सुझाव देना चाहिए और फिर दूसरों को उसका नतीजा निकालने देना चाहिए।
लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो आइडिया आपका नहीं बल्कि उनका खुद का है। ऐसा करने से वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर इसे हमें दुख होता है। हमें ये फील होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को हमसे ज़्यादा अपनी खुद की चिंता है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है, तब भी आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या उस बारे में हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते। हमें क्रिटिसिज्म से डील करना आना चाहिए। क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अच्छा क्रिटिसिज्म, जो हमें अपने स्किल्स को और बेहतर करने में हेल्प करता है। दूसरा है अनजस्ट क्रिटिसिज्म या बुरा क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों द्वारा की गई बुराई, जो हम पर नेगेटिव असर डालता है। डेल कार्नेगी ने अपनी फ्रेंड एलेना रूजवेल्ट से पूछा कि वो अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हैं। इस पर एलेनर ने बताया कि वो बचपन में बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वो हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थी कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन एलेनर ने अपनी आंटी से इस बारे में एडवाइस मांगी। उनकी आंटी ने कहा कि अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रही है तो फिर उसे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर लें, लोग हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म को नज़रअंदाज करना और खुद पर विश्वास रखना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। मैथ्यू सी ब्रश अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट थे। अपने टर्म के शुरुआती दिनों के दौरान वो अपने क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। वो सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो परफेक्ट है, इसलिए मैथ्यू सभी को खुश रखने की कोशिश करने लगे। अगर एक भी इंसान उनसे नाराज हो जाता तो वो उसे खुश करने में लग जाते, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो किसी दूसरे को नाखुश कर देते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और कोई ना कोई हमेशा मैथ्यू से नाराज ही रहता। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म से हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैथ्यू ने अपने हर काम में बेस्ट देने पर फोकस किया और अनजस्ट क्रिटिसिज्म से परेशान होना छोड़ दिया। डीन टेलर नाम के एक रेडियो कमेंटेटर ने अनजस्ट क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए अलग अप्रोच अपनाया। वो खुद पर होने वाले अनफेयर कमेंट्स को अनदेखा करने के बजाय उस पर पब्लिकली हंसने लगे। एक दिन एक औरत ने डीम्स को एक लेटर लिखा। उसमें औरत ने डीम्स को झूठा, धोखेबाज और गधा कहा था। उन्होंने ये लेटर अपने अगले शो में अपनी ऑडियंस के सामने पढ़ा। क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने के बजाय उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। डीम्स ने इसे कभी अपनी चिंता की वजह नहीं बनने दिया। वो अपने लाखों लिसनर्स के सामने क्रिटिसिज्म पर हंसते थे। अनफेयर क्रिटिसिज्म को कॉन्फिडेंस और मजाक के साथ एक्सेप्ट करने की डीम्स की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन को अपने क्रिटिक से बहुत खराब कमेंट्स मिलते थे। वो कभी उसका जवाब नहीं देते थे, वो उनके रिमार्क्स भी नहीं पढ़ते थे। लिंकन सिर्फ अपना बेस्ट करने पर फोकस करते थे। उनकी फिलॉसफी थी कि अगर आखिर में सब कुछ ठीक होता है तो उनके खिलाफ हो रही क्रिटिसिज्म का कोई मायने नहीं होगा, लेकिन अगर सही इरादे के बाद भी चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें मजबूत बनना चाहिए और दूसरों के बेकार के ओपिनियंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने सालों पहले अडल्ट एजुकेशन क्लासेस शुरू की थी। उस क्लास में द सन मैगजीन के एक रिपोर्टर ने एक सेशन अटेंड किया था। इसके बाद उसने अपनी मैगजीन में कार्नेगी और उनके काम का मजाक उड़ाया था। कार्नेगी को ये क्रिटिसिज्म पर्सनल इंसल्ट लगी थी और उन्होंने मैगजीन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को बुलाया था। कार्नेगी ने चेयरमैन से कहा कि वो मैगजीन में उनकी क्लास के फैक्ट्स के बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, ना कि उस रिपोर्टर के कठोर विचारों पर। हालांकि कार्नेगी को ये सोचकर बुरा लगा था कि उन्होंने उस रिपोर्टर के व्यूज़ पर किस तरह रिएक्ट किया था। उन्हें एहसास हुआ कि जिन्होंने ये मैगजीन खरीदी है उन सबने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने उसे पढ़ा भी होगा वो उसे एक मजाक समझकर कुछ हफ्तों में भूल भी गए होंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म से परेशान होना नॉर्मल बात है, लेकिन उस दौरान मिलने वाले कमेंट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर असर ज़रूर डालते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका फ़र्क दिखाई देता है। आपको ऐसे कमेंट्स को नज़रअंदाज करना सीखना होगा। बेकार की नेगेटिविटी से परेशान ना हो, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और ध्यान रखें कि आपका इरादा नेक हो। हाउ टू ओवरकम टायर्डनेस। कई बार दिन भर काम करने के बाद हम सभी टायर्ड फील करते हैं। हम चाहे घर पर हों या ऑफिस में, हमारे दिन भर के टास्क्स के कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें थकान हो रही है। ये काम फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी।
लेकिन साइंटिस्ट्स बताते हैं कि थकान सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम से नहीं होती, ये इमोशनल स्ट्रेस से भी हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस के लिए इमोशनल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में बोरियत, चिंता करना और अप्रिशिएट ना किए जाने की फीलिंग शामिल है। इन फैक्टर्स के कारण हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस से शरीर में नर्वस टेंशन बनती है। हम अपनी मसल्स को टेंशन यानी तनाव देते हैं, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं और हमें थकान होती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस से हम बीमार भी हो सकते हैं। टेंस मसल्स हमारी बॉडी की काम करने वाले मसल्स होती हैं। जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं तो हम अपने काम करने वाली मसल्स को स्ट्रेस देते हैं। हम अपने कंधों और आईब्रोज को झुका लेते हैं, अपनी आंखों पर दबाव डालते हैं, चेहरे के मसल्स को टेंस कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से बैठते हैं। ये सभी बुरी आदतें हमें नर्वस और मस्कुलर टेंशन देती हैं। इसी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कीमती होता है, लेकिन हम अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे वेस्ट करते हैं, जबकि ये पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। इसलिए अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको अपने मसल से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अपनी आंखों को आराम दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और कुर्सी पर या बिस्तर पर आराम से लेट जाइए और अपनी आंखों से उस टेंशन को दूर भगाइए। कहिए लेट गो, यानी स्ट्रेस को जाने दो। लगभग 1 मिनट तक ये स्टेप रिपीट करने के बाद आप फील करेंगे कि आपकी आंखों का टेंशन यानी तनाव दूर हो गया है। आपको महसूस होगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स गायब हो गई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखें हमारे शरीर की 1/4 नर्वस एनर्जी को यूज़ करती हैं। इसलिए अच्छी आईसाइट वाले लोगों को आई स्ट्रेन ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी आंखों को ज़्यादा तनाव देते हैं। आंखों के बाद अब शरीर के दूसरे पार्ट्स को आराम देने का वक्त आ गया है। आपको अपने चेहरे, जबड़े, गर्दन, कंधे और पूरे शरीर के मसल्स पर फोकस है। फिर अपने मसल्स को लेट गो करने के लिए कहिए। अगर आप रिलैक्स करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने शरीर को एक पुराने मोज़े की तरह इमेजिन करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको रिलैक्स करने में मेंटल एफर्ट नहीं लगाना है। आपको एक लटके हुए मोज़े की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस तरह से अपने शरीर से सारी टेंशन को निकाल फेंकिए। इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डेस्क के पास पुराना मोज़ा रख सकते हैं जो आपको वो रिलैक्स करने के लिए याद दिलाता रहे। इसके अलावा जब आप काम कर रहे हों तब आपको अपने बैठने के पोस्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर पर कम से कम स्ट्रेस पड़ेगा। अच्छा सीटिंग पोस्चर दिन के एंड में होने वाली थकान को कम कर देता है। आपको पूरे दिन में 4 से 5 बार खुद से पूछना चाहिए कि कहीं आप अपने काम में ज़रूरत से ज़्यादा मसल एफर्ट तो नहीं लगा रहे हैं। आप ऐसे मसल्स को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसका आपके काम से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हर शाम अपनी थकान पर ध्यान देना है। अगर आप टायर्ड हैं तो एनालाइज कीजिए कि क्या ये आपके काम की वजह से है या आप खुद पर ज़बरदस्ती का स्ट्रेन ले रहे हैं। आपको अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए खुद को हर रोज़ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल आप अपनी बॉडी और माइंड पर ज़्यादा बोझ डालने की बुरी आदत को ख़त्म कर पाएंगे। और आखिर में अपने काम के बीच ब्रेक लेना ना भूलें। आप अपने काम के बीच 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लंच ब्रेक में बाहर वॉक करने जा सकते हैं या अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। वीकेंड्स और हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ बिताइए। अपनी एनर्जी को रिचार्ज और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। 4 गुड वर्किंग हैबिट्स। आजकल की बिजी लाइफ में हमें एक साथ कई टास्क पर काम करना पड़ता है और इस कारण रूटीन लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। काम के बोझ की वजह से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है और आखिर में हमें थकान और चिंता होने लगती है। सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री बनने के लिए हमें काम करने की अच्छी आदतें सीखनी होंगी। आइए उन 4 आदतों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं। गुड वर्किंग हैबिट 1। सबसे पहले अपने डेस्क से सारे पेपर हटा दीजिए। सिर्फ उन्हें रखिए जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। इनकम्प्लीट टास्क के पेपर डेस्क पर रखे रहने से माइंड में ज़्यादा चिंता होती है। पेपर का बंडल आपको ये याद दिलाता रहेगा कि कम टाइम में आपको बहुत सारा काम करना है। इस वजह से आपके माइंड में टेंशन बनी रहती है और आप जल्दी थक जाते हो। ये आदत धीरे धीरे आपको बीमार कर देती है और आप हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं।
डॉक्टर विलियम सैंडलर शिकागो शहर के फेमस साइकेट्रिस्ट थे। एक दिन शिकागो की एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने गए। उस एग्जीक्यूटिव को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन होने के कगार पर थे। जब डॉक्टर सैंडलर उस पेशेंट की बात सुन रहे थे तभी उनका फ़ोन बजता है। डॉक्टर सैंडलर ने उस कॉलर की बात को ध्यान से सुना और तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस कॉल के थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन दोबारा बजा। जैसे ही डॉक्टर सैंडलर ने फ़ोन उठाया, उसी वक्त उनका कलीग उनके कैबिन में आया और एक पेशेंट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर सैंडलर ने अपनी कलीग को अच्छे से हर बात का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने वापस फ़ोन पर बात की और कॉलर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन मुद्दों को सुलझाने के बाद डॉक्टर एग्जीक्यूटिव की तरफ मुड़े और उनसे इस देरी के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर कुछ और ही रिएक्शन था। वो खुश दिख रहा था। उसने बताया कि डॉक्टर को देखकर उसे ये समझ आ गया था कि काम करने की उसकी कौन सी आदत गलत थी। एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो उनका डेस्क देख सकता है। डॉक्टर के डेस्क पर बस कुछ ऑफिस स्टेशनरी का सामान ही था। इसके अलावा कोई पेंडिंग पेपर या डॉक्यूमेंट नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो काम को जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका डेस्क हमेशा साफ रहता है और उन्हें अधूरे काम का स्ट्रेस कभी नहीं होता। 6 हफ्ते बाद एग्जीक्यूटिव की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो भी इस हैबिट को अप्लाई करने लगा था। गुड वर्किंग हैबिट 2। हमारे पास हर रोज़ बहुत से काम होते हैं और अक्सर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए दूसरी गुड वर्किंग हैबिट है टास्क को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से करना। मतलब आपको सेम डे सुबह या एक रात पहले ही आपके अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। इससे आप काम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस पर काम कर पाएंगे और आपका काम ईजी हो जाएगा। चार्ल्स लकमैन ने अपना करियर बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट किया था। सिर्फ 12 साल में वो पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए थे। चार्ल्स की एनुअल इनकम हजारों डॉलर में थी। इसके अलावा भी वो लाखों डॉलर कमा लेते थे। चार्ल्स की सक्सेस का राज था रोज सुबह 5 बजे उठना और अपने पूरा दिन की प्लानिंग करना। इसके कारण वो अपने प्रायोरिटी के टास्क पहले कर लेते थे और इस तरह वो अपने करियर में सक्सेसफुल होते चले गए। गुड वर्किंग हैबिट 3। जब हमारे कैलेंडर में बहुत से काम शेड्यूल्ड होते हैं तो हम आमतौर पर सभी काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक काम को ख़त्म किए बिना हम दूसरे काम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से हमारा कोई भी काम टाइम पर फिनिश नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारा कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। इसलिए थर्ड गुड वर्किंग हैबिट ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें बिना लेट किए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। इससे आप उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर डील कर सकेंगे। HP हैवल US स्टील नाम की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग ज़्यादातर लंबी होती थी। बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के साथ साथ कुछ फैसले भी लिए जाते थे। इसी वजह से मेंबर्स रिपोर्ट को ऑफिस में नहीं पढ़ पाते थे और उन्हें रिपोर्ट घर ले जाना पड़ता था। इस कारण हैवल ने अपने साथी मेंबर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्हें मनाया कि उन्हें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और फिर दूसरे प्रॉब्लम को देखना चाहिए। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता था, जैसे उस प्रॉब्लम के लिए कोई एक्शन लेना या कुछ नहीं करना या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऐसा करने से उनकी मीटिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगी, उसमें ज़्यादा फैसले लिए जाने लगे और अब मेंबर्स को कोई रिपोर्ट घर जाकर स्टडी नहीं करना पड़ता था। गुड वर्किंग हैबिट 4। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपको समझना होगा कि आपके टीम मेंबर्स किसी काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे से आप करते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा काम से आपको स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि आप इतना वर्कलोड अकेले नहीं संभाल सकते हो। इसलिए फोर्थ गुड वर्किंग हैबिट है दूसरों को काम सौंपना और उन्हें ऑब्जर्व करना। बड़ी कंपनीज़ के हायर रैंक के एम्प्लॉयज़ अक्सर हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए अपनी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। सभी काम को अपने टीम मेंबर्स में बांटें और उन्हें साफ-साफ इंस्ट्रक्शंस दें। शुरुआत में आपको सिर्फ उन्हें साथ रहकर गाइड करने की ज़रूरत है, बाद में वो खुद ही काम को हैंडल करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।